मेरा नाम गुणेशाराम, गांव गंगानिया के डाणी खारा राठौड़ान है। और मैंने अभी हाल ही में जो व्याख्याता प्राध्यापक इतिहास भर्ती 2018 इसमें ऑल राजस्थान में 18वां स्थान प्राप्त किया है तथा जोधपुर संभाग में मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तथा बाड़मेर में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं मेरे जो अनुभव है ये ओनली एग्ज़ाम ट्रैक के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से मेरे जीवन की शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत की, किस तरह से मैंने मेरे जीवन का सफ़र शुरू किया और किस तरह से मैंने अपना जीवन यापन किया, इसके बारे में मैं आप बताऊँगा। मेरा जो मूल तो गाँव खारा राठौड़ा, वहाँ से मैंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में मैंने खड़ीन से 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में मैंने भी एक सपना देखा कि मैं बाड़मेर आकर के एक नए तरह से शिक्षा प्राप्त करूं। तो मैं कक्षा 10वीं के लिए बाड़मेर आया और मैंने श्रीमती रामूबाई गणेशमल गोलेछा जो नेहरू नगर में है, इस स्कूल में मैंने कक्षा 10 पास की। मुझे गणित में सप्लीमेंट्री आ गई। मैं वो सप्लीमेंट्री वाली मार्कशीट घर ले जा करके और सप्लीमेंट्री की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट मैंने एक किताब में रख करके मैं तैयारी कर रहा था, उसी समय बकरी ने खा ली। अब मेरे सामने दो समस्याएं थी। मेरी 10 साल की जो मेहनत थी वो डूबने लगी। तो मैंने ये सोचा कि आत्महत्या कर ले। लेकिन फिर मेरे को मन में विचार आया कि आत्महत्या एकमात्र समाधान नहीं है, हमारे को और मेहनत करनी चाहिए। इसलिए मैंने वो मार्कशीट लेकर के, और उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि नई मार्कशीट अजमेर से लाए, तब मैं शिक्षक साथियों के पास गया, जो मेरे गुरुजन थे उनके पास गया और गुरुजनों को कहा कि अब इसके ऊपर मेरे जो आप कोई समाधान बताओ। लेकिन फिर भी तो मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में गया और वहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने उसके ऊपर साइन किए। और साइन करने के बाद में मैंने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया कि अब मेरे पास तैयारी करने के लिए या बीएड करने के लिए कोई मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने 5 साल तक कमठा मजदूर के रूप में कार्य किया और मेरा एक ही लक्ष्य था कि शिक्षक बनना। लेकिन पैसे की अड़चन होने के कारण मैं बीएड नहीं कर पाया। तो मैंने कमठे पर मजदूरी करके और 2010 में जो बीएड करनी थी वो कर नहीं पाया। इसलिए मैंने 1 साल लेट किया और लेट करने के बाद में मैंने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करने के बाद में मैंने 2011 में बीएड की। लक्ष्य तो बड़ा था लेकिन केवल 3rd ग्रेड तक सीमित हो गया। तो मैंने सबसे पहले 3 3rd ग्रेड दी, लेकिन उसमें मैं असफल हो गया। और उसके बाद में मैंने 4 2nd ग्रेड दी, जिसमें 3 2nd ग्रेड में असफल रहा। उसके बाद में मैंने 5 1st ग्रेड दी, उसमें भी असफल रहा। उसका कारण क्या था कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे और रहने के लिए मकान नहीं था। फिर मैं एक छोटा सा आशियाना बनाया और उसमें मैंने बाड़मेर मैंने जीवन यापन किया। पढ़ने के लिए मेरे पास कोई ऐसी कोई कुर्सी या नहीं थी आरामदायक कि मैं बैठ करके पढूं। तब मैंने अपने जो आवश्यकताओं को कम किया और आवश्यकताओं को कम करके मैंने किस तरह से लक्ष्य हासिल किया। और प्राइवेट स्कूलों में सबसे पहले मैंने नवजीवन पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और वहाँ पर मेरे को 3500 रुपये मिले और मेरे का शिक्षा से मैं जुड़ा। इससे मुझे गर्व की बात हुई। पैसा नहीं सब कुछ होता है, जब अपनी शिक्षा से जुड़ जाते हैं तो अपना जीवन अच्छा हो जाता है। उसके बाद में मैंने गणेश विद्या मंदिर में पढ़ाया 7000 में। लेकिन परिस्थिति ये आई कि 2013 में मेरे माताजी का देहांत हो गया। मैं माता पिता की 9वीं संतान थी। अब मेरे शिक्षा बीएड करने के बाद में भी ये बोझ आया कि मैं तैयारी नहीं कर पाया। अब मेरे सामने चुनौती ये थी कि 2018 में जो भर्ती आई, इनको मेरे को एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक करना, मैंने उसकी रणनीति क्या बनाई, किस तरह से मुझे 2018 की 2 भर्तियों में सेलेक्टेड होना है। और सबसे पहले मैंने सर जो गणपत सिंह से उनके पास गया, मार्गदर्शन गुरुओं के पास। उन्होंने मुझे रणनीति बताई कि तेरे को किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी बुकें लानी है। तो 1st ग्रेड में हम ये समझेंगे कि मेरी ऑल राजस्थान में 18वीं रैंक आने का क्या कारण है, किस तरह से मैंने रणनीति अपनाई। और वो रणनीति अगर हर युवा अपनाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। और मैंने तो 18वीं रैंक प्राप्त की है, लेकिन वह युवा ऐसी रणनीति अपना करके प्रथम रैंक भी प्राप्त कर सकता है। तो पहली रणनीति में ये है कि असली किताबें पढ़ो। असली किताबों का मतलब ये ऑथेंटिक बुकें पढ़ो। जैसे प्रथम पेपर आता है व्याख्याता में, इस व्याख्याता के पेपर के अंदर कम से कम 6 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो इसमें इंग्लिश है, अगर अपने को इंग्लिश नहीं आती डरने की बात नहीं है। जो सामान्य इंग्लिश होती है
10वीं में चलती है वो अपन इंग्लिश पढ़े, 10वीं की किताबें जो आती है उसमें अगर अपन व्याकरण पढ़े तो अपन इंग्लिश कवर हो जाती है। उसी तरह स्कूल मैनेजमेंट आते हैं 15 क्वेश्चन, अगर इस प्रथम पेपर में 15 जो प्रश्न आते हैं, इसके लिए राठ पब्लिकेशन किताब आती है, अगर इस बुक को आप पढ़ोगे तो यह बुक आपके 15 क्वेश्चन 15 में से 15 आपको इसमें क्वेश्चन प्राप्त कर सकेंगे। अब जैसे इतिहास आती है तो इतिहास तो आप अगर जैसे मैंने इतिहास में तैयारी की, मुझे पढ़नी आवश्यकता पड़ी नहीं क्योंकि वो इतिहास उसी के साथ कवर होगी। अगर कोई नया युवा है जैसे अन्य विषय में जैसे साइंस में तैयारी कर रहा है या पॉलिटिकल में तैयारी कर रहा है, उसके लिए अगर वो इतिहास पढ़नी चाहता है तो वह ओनली जो कक्षा 11 और 12 की जो बुकें चल रही है उसके अंदर जो इतिहास के पार्ट है अगर वो पढ़े, 2 किताबें आती है 11वीं और 12वीं में, जिसमें जो 12वीं की किताब है वो महत्वपूर्ण होती है हमारे फर्स्ट ग्रेड के लिए। कक्षा 12 की अगर किताब पढ़ोगे तो भी आपका वो सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में जो राजनीतिक विज्ञान है तो राजनीतिक विज्ञान लक्ष्मीकांत की आती है और उसके कुछ पार्ट हमारे जो पास होने चाहिए क्योंकि सारे पार्ट अपने उसमें है नहीं, तो लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो आप पढ़ोगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। इसी तरह जो अन्य सब्जेक्ट है जैसे गणित है तो उसमें जो माथुरिया की किताब आती है, रीजनिंग की है तो रीजनिंग की भी जैन और माथुरिया की किताब सम्मिलित आती है, उसको भी आप पढ़ करके ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड पेपर होता है उस मेन तो सेकंड पेपर होता है क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में मैंने किस तरह से रणनीति अपनाई, क्योंकि आप देख लेना कि सभी जो तैयारी कर रहे हैं जरूरी नहीं कोई इतिहास अच्छी हो उसके गणित अच्छी हो, गणित हो उसके इतिहास अच्छी हो, इसलिए जो मेन पेपर है जो 150 नंबर का वो हमारा सेकंड पेपर है। इस पेपर के लिए हमें क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कितना समय देना चाहिए, किस तरह से आप प्रश्न को पढ़ो ताकि वो परीक्षा तक आप भूलो ना। जो प्राचीन भारत के लिए केसरी वास्तव प्राचीन भारत का इतिहास को एक को ही अपने को पढ़ना है। इस किताब के अंदर सारे टॉपिक प्राचीन भारत के कवर हो जाते हैं। इस किताब एक ही अपने पास एक लक्ष्य तो एक ही किताब होनी चाहिए। अब रहा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए 2 किताबें आती है, उसमें एक होती है हरिश्चंद्र वर्मा की जो दिल्ली से प्रकाशित होती है और दूसरी आती है एल.पी. शर्मा की। तो एल.पी. शर्मा की किताब एक ही वॉल्यूम में आती है, बहुत अच्छी किताब है। इतिहास को पढ़ते समय आपको जीवित इतिहास साक्षात रूप से अपने हृदय में उतारना चाहिए ताकि वो अपने टॉपिक अपना भूले नहीं। तीसरा जो पार्ट आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत इतिहास के अंदर आपको जो किताब पढ़नी है वो स्पेक्ट्रम पढ़नी है। स्पेक्ट्रम किताब के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे हुबहू आते हैं, इसलिए आपको जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है। और पढ़ना है तो उस किताब को कम से कम रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि अपन जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करना भी जरूरी है। तीसरा इसका जो पार्ट आएगा वो चौथा पार्ट आएगा वो आएगा आपके विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास के अंदर आपको कक्षा 11वीं की किताब उसको आपको पढ़ना है और कक्षा 11वीं की किताब के साथ साथ आपको अरविंद जी भास्कर की जो किताब है उसको पढ़ना है और उसको कम से कम 3-4 बार अपन पढ़ेंगे तो हर बुक अपने को समझ में आ जाएगी। उसके बाद में होती है शिक्षा मनोविज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है ये महत्वपूर्ण भूमि, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाई ये सरल होती है, इसलिए अपने को सरल नहीं उस किताब को जड़ से पढ़ना है। इसके लिए जो आप जो किताब लाओगे वो जो हमारे विश्वविद्यालयों में चलती है, अगर पाठक पीडी पाठक की किताब आती है शिक्षा मनोविज्ञान, वो अपने को पढ़नी है। वो किताब संपूर्ण परिभाषा है। मैंने जब उस किताब को पढ़ा तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो परिभाषाएं हैं सीधी की सीधी उसी के अंदर आई। इसकी रणनीति इस तरह से अपनानी। अब हमारे सामने ये किताब है, मैंने आपको बताई कौन कौन सी किताबें पढ़नी। अब हमें कितने घंटे स्टडी कर दी। कई बच्चों के मन में विचार आते हैं कि हम कितने घंटे पढ़े, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि आप सुबह जैसे ही उठते हैं तो आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के लिए आप भले 100 घंटे पढ़ो भले 10 घंटे पढ़ो, उस समय आपकी जो जिज्ञासा है वो एकदम जागृत होनी चाहिए। कैसे कि जैसे अपन सुबह उठे 2 घंटे पढ़ा, समय का जो सुबह का समय होता है उसमें भले आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ते समय आप समग्र सामग्री रखो अपने पास। जैसे आप इतिहास के 3 भाग है तो सुबह उठते अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास ले लो। अब उसके बाद में मध्याह्न समय आते हैं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास ले लो, और जैसे शाम का समय है तो आधुनिक भारत का इतिहास ले लो। दूसरी बात यह है कि आप कोई भी एग्जाम देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अब अपन जैसे कोई पेपर आया अपने सामने, प्रश्न आया, उसको अपन पढ़ते नहीं। कई बच्चे क्या सीधा ही उत्तर देते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि क्लियोपेट्रा कहाँ की शासिका थी, अब क्वेश्चन आया क्लियोपेट्रा कहाँ की शासिका थी,
और तत्कालीन उस समय दो शासक थे जो उसके पति भी थे और महाराजा भी थे। तो वो मिस्र के साम्राज्य से भी जुड़ी हुई थी और रोमन साम्राज्य भी जुड़ी हुई थी। तो कहने का मतलब अपन ने तो केवल रोमन पढ़ा, क्यों? क्योंकि रोमन के महाराजा थे, वो उसके पति थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन प्रश्न को सही नहीं पढ़ते हैं तो आता हुआ प्रश्न भी अपना गलत होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न वाला सामने वाला यस में पूछ रहा है, नो में पूछ रहा है। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जो सोशल मीडिया है इससे दूरी बना करके रखें, क्योंकि सोशल मीडिया में जो हम पढ़ते हैं जैसे, तो उसमें क्या है कि पूरे जो कवर नहीं होता। जैसे अपन ने मौर्य साम्राज्य लिया तो मौर्य साम्राज्य का वो केवल 2-4 लाइनों से पूरा हो जाता, लेकिन मौर्य साम्राज्य विस्तृत है, इसलिए पुस्तकों में बड़ा ज्ञान उपलब्ध है। हमारे कई जो पुराने जो RS और IS बने उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो वो भी कह रहे हैं कि किताबों को पढ़ना चाहिए और जो सफल व्यक्ति है वो हमेशा किताबों में जीते हैं। इसलिए मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, आप किताबें पढ़ें और सोशल मीडिया से ज़्यादातर आप दूरी बना करके रखें, कम से कम इनका उपयोग करें। मैं ओनली एग्ज़ाम ट्रैक चैनल के माध्यम से यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है और आगे भी यह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। धन्यवाद।